हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है जैव विविधता एवं संरक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग है पहला आपका जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या होता है? यानी कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं, है ना। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी पे क्या एक ही प्रकार के जीव हैं? नहीं, है ना। हमारी पृथ्वी पर बहुत से अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। कुछ तो इस प्रकार के जीव जंतु हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। जैसे कि जलीय जंतु में ही बात कर लें तो अगर पायतंत्र की बात करें तो जल में भी केवल मछलियाँ ही नहीं रहती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जलीय जंतु जैसे कि कछुआ हो गया है, और क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, ठीक है, कुछ छोटी मछलियाँ, कुछ बड़ी मछलियाँ। तो जल पायतंत्र भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अनेक प्रकार की जीवधारियों से भरा पड़ा है। इसी प्रकार से हमारे अगर स्थल तंत्र की बात करें, स्थल पायतंत्र की बात करें तो मनुष्य तो है ही। इसके अलावा देखिए कई प्रकार के मवेशी पाए जाते हैं, चार पैर वाले, चौपाए, कुछ मांसाहारी जंतु, कुछ शाकाहारी जंतु। और जब हम वायुमंडल की बात करें, वायु में तो कई प्रकार की पक्षियां हैं, कीट पतंगे, है ना। मतलब काफ़ी विविधता भरी पड़ी है पृथ्वी पर। तो जो जीवों की विविधता है पृथ्वी पर पाई जाती है उसे ही कहा गया है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट है देखिए जैव विविधता के स्तर। देखिए अभी मैंने बात की है आपसे जैव विविधता की यानी कि जैव मंडल की। तो जैव विविधता के स्तर के बारे में हम कहेंगे कि जैव मंडल में केवल किसी खास जाति के स्तर पर ही जैव विविधता नहीं पाई जाती है, बल्कि हर स्तर पर जैव विविधता पाई जाती है। हर स्तर पर मतलब विविधता पाई जाती है ना। मतलब कि एक सेल से लेकर एक बड़े अणु तक, एक जीवोम तक, बायोम तक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसके कई प्रकार हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये क्या है? देखिए कोई एक जाति है तो वो अपने क्षेत्र में जहाँ भी वो रहती है वहाँ पे वो काफ़ी विविधता दर्शा सकती है, ठीक है। क्या कहा मैंने? जैसे कोई भी एक जाति है, जाति का आप पौधा भी ले सकती हैं या फिर किसी जाति का जीव, है ना। जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ से वो काफ़ी अनुकूलन मतलब उसमें उस क्षेत्र से काफ़ी अनुकूलता वो प्रदर्शित करेगा, है ना। लेकिन अन्य क्षेत्र के उसी जाति के अन्य पौधों से या जंतुओं से वो विविधता प्रस्तुत करेगा, ठीक है। आनुवांशिक रूप से विविधता प्रस्तुत करेगा। जैसे आपकी बुक में हिमालय की श्रेणी पर उगने वाला एक औषधि पौधा है जिसका नाम है राउल्फिया वोमेटिया, ठीक है। क्या नाम है? राउल्फिया वोमेटिया। तो इसके बारे में कहा जाता है कि हिमालय की जिस श्रेणी पर उगता है, और जब अन्य श्रेणी पर अगर इस तरह के यही पौधा अगर उगता है तो वो जो है आनुवांशिक रूप से काफ़ी भिन्न भिन्न उगता है ना। जैसे हिमालय की किसी श्रेणी पर राउल्फिया वोमेटिया का पौधा अगर उगा है तो उसका जो आनुवांशिक कैरेक्टर होगा, आनुवांशिक लक्षण होगा, वो हिमालय की दूसरी श्रेणी पर उगने वाले इसी स्पीसीज के, इसी जाति के पौधे से भिन्नता प्रदर्शित करेगा आनुवांशिक रूप से, ठीक है। तो देखिए इस जो पौधा है राउल्फिया वोमेटिया, इसमें एक रसायन पाया जाता है रेसरपिन। कौन सा रसायन पाया जाता है? रेसरपिन। तो रेसरपिन की उत्पादन क्षमता जो है अलग अलग श्रेणियों पर उगने वाले राउल्फिया वोमेटिया की क्षमता से भिन्नता है, ठीक है, भिन्नता प्रदर्शित करता है ये। और आनुवांशिक रूप से भी ये काफ़ी भिन्नता प्रदर्शित करता है। और देखिए हमारे देश में धान और गेहूं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्र में उसी धान और गेहूं का नाम जो है परिवर्तित होता है और उसके गुणों में भी काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ जो है लंबे
धान होते हैं, है ना, जिनके बीज जो होते हैं लंबे होते हैं, कुछ जो होते हैं छोटे होते हैं, कुछ का साइज जो होता है वो मोटा होता है काफ़ी, और कुछ जो है काफ़ी पतले। ठीक, तो जो धान की कितनी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, कहा जाता है कि लगभग 1000 से भी अधिक प्रजातियां हैं हमारे अकेले भारत में। इसी तरह से आम की जातियां हैं काफ़ी, है ना, अलग अलग नाम जो है गर्मियों के सीज़न में आप सुनते ही हैं कि अलग अलग नाम होते हैं आम के। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब यही है कि अगर हम कहेंगे, अगर जैसे अगर आम का पौधा है तो हम कहेंगे कि ये आम का पौधा है, लेकिन उसमें लगने वाले फलों के आधार पर, ठीक है, फलों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, उनके गुण जो है अलग अलग होते हैं। तो उन गुणों के आधार पर हम बताते हैं कि ये आम की ये जाति है और ये दूसरी प्रजाति है ना। ये इस प्रजाति का, जैसे लंगड़ा हो गया, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी आम हो गया, है ना, आम, और इसके अलावा और ही चौसा आम है ना। तो ये सब कैसे है, आम का पेड़ तो हमें देख के लगता है कि सेम है, लेकिन जब उसमें फल लगते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसकी प्रजाति जो है वो दूसरी है। अभी मैंने आपको धान का एग्जाम्पल दिया है ना। मतलब एक ही स्पीसीज में, एक ही जाति में उनके आनुवांशिक रूप से जो विविधता पाई जाती है, एक ही स्पीसीज के पौधे में या फिर जंतुओं में आनुवांशिक रूप से जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को ही बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। ठीक है, तो ये जो है आनुवांशिक विविधता, ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए, है ना। जो स्पीसीज के जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनमें जो है उनके कैरेक्टर में भिन्नता आए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम जातीय विविधता। जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये देखिए जातीय विविधता क्या होती है कि ये जातीय स्तर पर एक इकाई क्षेत्र में जितनी किस्में पाई जाती हैं, मतलब किसी एक इकाई क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, किसी एक इकाई क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में किसी एक जाति की जितनी किस्में, जितने प्रकार पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं जातीय विविधता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट केरल में पाया जाता है बेटा, पश्चिमी घाट पाया नहीं जाता, केरल में है ना। तो पश्चिमी घाट की जो जातियां हैं, उभयचर जातियों की बात कराए, उभयचर यानी कि जो जल और थल दोनों पे निवास कर सकते हैं, है ना। तो पश्चिमी घाट की जो उभयचर जातियां हैं, उनकी जो विविधता पाई जाती है वो पूर्वी घाट में जितनी भी उभयचर जातियां पाई जाती हैं उनसे अधिक होता है ना। जो साउथ का एरिया है, आप नीचे जब देखेंगे, आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो देखिए जब आप नीचे देखते हैं प्रायद्वीप वाला जो भाग है मैप में, आप जब ध्यान देंगे इस तरह से है ना। तो यहाँ से देखिए बेटा एक पहाड़ी है, ठीक है, एक ये पहाड़ी है। तो ये देखिए अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, ऐसे होता है डायरेक्शन, ऐसे तो डिसाइड करते हैं ना कि इधर ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिमी है, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक, तो आप इस पहाड़ी को, ये जो पहाड़ी गई है, इस पहाड़ी से यहाँ पूर्वी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि यहाँ जो है केरल के आसपास जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, यहाँ लंबा सा होता है, केरल राज्य होता है। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी घाट में उभयचर जातियों की, उभयचर जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, उभयचर जातियों की विविधता जितनी पाई जाती है पश्चिमी घाट में, वो उतनी पूर्वी घाट में नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए नेक्स्ट है प्रकार पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यह विविधता पारितंत्र स्तर पर होती है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, जब एक पूरे पारितंत्र की बात करें, ठीक है, तो उसके हम कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। तो जैसे रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान में आने वाले समस्त जंतु, समस्त पौधों की बात कर रहा है। फिर देखिए वर्षावन, वर्षावन के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो जंतु और पौधे होते हैं, है ना। फिर देखिए मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव वन के बारे में अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी मैंग्रोव क्या होता है। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स बेटा ये समुद्रों में पाए जाते हैं, और
कोरल की चट्टानें पाई जाती हैं, तो वहाँ भी जंतु जो पाए, ये जंतु ही होते हैं जो कि डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर एक उनका शरीर जो है ये कोरल की तरह मतलब आपस में चिपक जाता है, सट जाता है, एक के ऊपर एक, ये मतलब मरते जाते हैं तो उनका शरीर जो है जमता जाता है ना, और एक प्रवाल भित्ति मतलब बना देता है। आर्द्र भूमि, नम भूमि वाले क्षेत्र, ज्वरनदमुख, एस्चुरीज, जहाँ पे नदियाँ जो है गिरती हैं तो डेल्टा नहीं बनाती हैं, सीधे डायरेक्ट ही वो समुद्र में गिर जाती हैं, तो उसे बोलते हैं ज्वरनदमुख यानी एस्चुरीज। तथा एल्पाइन स्वादल, मिडो यानी कि मिडो क्षेत्र जहाँ पे अल्पाइन के पौधे पाए जाते हैं। ठीक, तो इन सभी पारितंत्र की विभिन्नता जो है ये स्कैंडिनेवियाई देश जो है नॉर्वे, उनसे कहीं ज़्यादा अधिक होती है। वही कह रहा है कि अगर हम अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, रेगिस्तान हो गया, वर्षा वन हो गया, ठीक है, इस तरह से मैंग्रोव वन है, तो वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं या फिर जंतु पाए जाते हैं वो अन्य क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु से काफ़ी अलग होते हैं, है ना। फिर देखिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है व्हिटेकर। तो व्हिटेकर ने इस विविधता को तीन प्रकार से विभाजित किया है। इसमें पहला है अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी। तो यह एक क्षेत्र में एक समान आवास में पाए जाने वाले जीवों की विविधता, किसी एक क्षेत्र की बात कर रहा है, याद रखिएगा, एक समान आवास में पाए जाने वाले जीवों की विविधता है। यह स्थानीय विविधता कहलाती है जो एक समुदाय में पाई जाती है ना, ऐसी विविधता है जो किसी एक समुदाय में पाई जाती है, तो इसे बोलते हैं समुदाय के भीतर अल्फा विविधता। देखिए ये जो है अल्फा विविधता, बीटा विविधता, ये टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है या फिर अति लघु में आपसे पूछा जा सकता है ना। ये इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा। ये जैसे जैव विविधता हो गया तो जैव विविधता का पूछ लेगा, जैव विविधता क्या होती है ना, अल्फा विविधता क्या होती है, बीटा विविधता क्या होती है, तो ये या तो टिप्पणी में लिख आ जाएगा आपको, ये लघु या फिर अति लघु टाइप का है क्वेश्चन, और दीर्घ में इस तरह के क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता। चलिए बीटा विविधता देख लेते हैं। तो इस प्रकार की विविधता देखो, आवासीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। बीटा विविधता क्या होती है, आवासीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। जातियों के आवासों के बदलाव जैसे कि अक्षांश, ऊंचाई आदि में, मतलब जाति के आवास जैसे जैसे बदलेंगे, जैसे कि कोई अक्षांश जगह कोई जो है उत्तरी अक्षांश पे रह रहा है, कोई जाति समूह रह रहा है, ठीक है, कोई जो है 0 डिग्री यानी कि जो विषुवत रेखा है उस पर रह रहा है, तो वही कह रहा है कि, और इस तरह से ऊंचाई देखिए, कुछ जीव जंतु जो है काफ़ी ऊंचाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं, कुछ जो है काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, है ना, मैदानी भागों में पाए जाते हैं, और कुछ जो है समुद्र की गहराई में जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ऊंचाई और अक्षांशीय बदलाव के कारण जितना जीवों में बदलाव होता है तो बीटा विविधता उसको बोलते हैं, है ना। तो बीटा विविधता भी उतनी ही अधिक होती जाती है। थर्ड है गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी। देखिए किसी एक भू भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली सभी वास स्थानों में जातियों की कुल समृद्धता उसकी गामा विविधता कहलाती है। यहाँ पे किसी एक भू भौगोलिक क्षेत्र की ही बात कर रहा है, एक काफ़ी बड़े पैमाने पर क्षेत्र की बात कर रहा है। तो जितनी भी जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जितनी भी जातियों की संख्या पाई जाती है या समृद्धि कितनी समृद्ध है वहाँ की जातियाँ, उनमें जो विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं गामा विविधता। तो इस व्हिटेकर ने जो है अल्फा, बीटा और गामा के आधार पर मतलब 3 भागों में जैव विविधता को विभाजित किया था, है ना। यहाँ से हो सकता है साइंटिस्ट का नाम ही देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि व्हिटेकर के अनुसार जैव विविधता कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की। नेक्स्ट हेडिंग है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि पौधों और जंतुओं को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, इसको हम कहते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉलेस। क्या नाम है बेटा? वॉलेस। तो वॉलेस नाम के साइंटिस्ट ने संपूर्ण पृथ्वी को 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में
विभाजित किया है। अच्छा, उनके नाम कौन कौन से हैं? तो इसके नाम है, देखिए, ओरिएंटल, पेलिआर्कटिक, नियोआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथियोपियन और ऑस्ट्रेलियन। क्या नाम है? मैं फिर से लिख देती हूँ इसको। ओरिएंटल, इसके बाद है पेलिआर्कटिक, नियोआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इसके बाद है इथियोपियन, फिर है ऑस्ट्रेलियन, ओरिएंटल, पेलिआर्कटिक, नियोआर्कटिक, नियोट्रॉपिक और इथियोपियन, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो हमारा जो भारत है ये किस परमंडल में इसको किया गया है? भारत को ओरिएंटल में। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा है? ओरिएंटल। ठीक है, जब हम केवल भारत की बात करें, अभी हमने कहा कि वॉलिस नामक साइंटिस्ट ने 6 भौगोलिक क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को विभाजित किया। ध्यान से सुनिए, भारत जो है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र है ओरिएंटल। भारत का क्या है? ओरिएंटल है। लेकिन जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अभी मैंने बताया ना कि भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है ना। तो इसमें पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है हिमालय, फिर मरुस्थल, अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, समुद्री किनारे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्वीप समूह। ठीक, तो इस प्रकार से 10 भागों में भारत को विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय जो देखिए बेटा दिख रहा है, जो ट्रांस हिमालय, इसके ट्रांस हिमालय कहते हैं जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में इधर आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, ये जो राज्य हैं भारत के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इसके अंतर्गत जो होता है ये भूभाग आते हैं। अच्छा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो वातावरण होगा, देखिए अभी मैंने कहा कि सबसे ऊंची चोटियां आती हैं इसके अंतर्गत, तो हिमालय की ऊंची चोटियां है तो वातावरण क्या होगा? शीतोष्ण होगा, ठंडा होगा, है ना। और वनस्पतियां भी क्या होंगी? वनस्पतियां भी लगभग अभाव ही पाया जाएगा। भाई बर्फीला क्षेत्र है तो बर्फीले क्षेत्र में तो इस तरह की आम वनस्पतियां तो पाई नहीं जाएंगी, है ना। तो वनस्पतियां भी लगभग विरल पाई जाती हैं, अभाव आप कह सकते हैं। और जंतु भी कैसे होंगे? बर्फीले जंतु होंगे। कैसे जंतु होंगे? बर्फीले जंतु होंगे। ऐसे जंतु जो बर्फ वाले क्षेत्रों में रहने के योग्य हों। ठीक है, जैसे बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली भेड़, बकरियां, ठीक है, बर्फीले तेंदुए हो गए, तो ये सब इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मैं फिर से बता देती रही हूँ कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या आते हैं? कौन से क्षेत्र? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। चलिए, दूसरा मैंने बताया था हिमालय, है ना। देखिए जो हिमालय है इसके 3 मुख्य भाग हैं। हिमालय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक होता है पश्चिमी हिमालय, एक होता है केंद्रीय हिमालय, ठीक है, यानी नेपाल के जो आसपास का क्षेत्र है वो केंद्रीय हिमालय हो गया, और पूर्वी हिमालय यानी इधर आप देख लीजिए जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके आसपास के जो भाग हो गए
उसको आप कहेंगे पूर्वी हिमालय। जब आप बेटा इंडिया का मैप देखेंगे तो आप जब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे ना, तो पूर्व में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा इंडिया का है? अरुणाचल प्रदेश है ना। तो उसके आसपास जो भी हिमालयी क्षेत्र है तो उसको बोल दिया गया है पूर्वी हिमालय। उसके बाद नेपाल के आसपास जो भी क्षेत्र है हिमालय का उसको बोला गया है केंद्रीय हिमालय। और इधर जब आएंगे और पीछे आप आएंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में तो उसको बोला गया है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो देखिए हिमालय का क्षेत्र है तो कैसा होगा? उपोष्ण कटिबंधीय होगा, कटिबंधीय होगा, है ना। शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण यानी कि ठंडा, पर्वतीय होगा क्षेत्र ये। और जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता जो है अच्छी पाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जंतुओं और वनस्पतियों में विविधता पाई जाएगी तो हम कहेंगे अच्छी विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि काफ़ी विविधता इसमें यहाँ पे पाई जाती है। अब देखिए मरुस्थल की बात करें। मरुस्थल गर्म प्रदेश है ना। मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे भारत में मरुस्थल राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान और गुजरात जैसे प्रदेशों में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मरुस्थल है बेटा, तो यानी कि वहाँ पे जंतुओं और पौधों का क्या होगा? अभाव होगा। ठीक, वातावरण कैसा होता है यहाँ पे? गर्म होता है, उष्णकटिबंधीय, है ना। गर्म उष्णकटिबंधीय वातावरण होता है। अभी हमने हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय में क्या था? शीतोष्ण था। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय। हिमालय में हमने देखा था उपोष्ण कटिबंधीय। ट्रांस हिमालय में क्या हमने पढ़ा? वातावरण शीतोष्ण था। ठीक है, याद आ रहा है? ट्रांस हिमालय में वातावरण शीतोष्ण था और हिमालय रीजन में उपोष्ण है, उपोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण और पर्वतीय भी है। मतलब ठंडा मौसम भी है, पर्वतीय भी है ना। जीव जंतु पर्वत पे पाए जाते हैं और साथ में वनस्पतियां भी पर्वतों पर पाई जाती हैं। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में क्या है? गर्म होगा। वातावरण कैसा होगा? गर्म होगा, उष्ण होगा और कटिबंधीय होगा। वनस्पतियों का क्या होगा? अभाव होगा। वनस्पतियां बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती हैं, अधिकतर क्या है? रेत ही पाए जाते हैं, है ना। पौधे कैसे होंगे? अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा है। पौधे कैसे होंगे? छोटी छोटी झाड़ियां होंगी, पौधे मांसल होंगे ना, गद्देदार पौधे होंगे। पत्तियां जो होती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और जो तने होते हैं वो पत्तियों की तरह हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना। याद आ रहा है? यहाँ के जो अधिकतर जो जीव जंतु हैं, प्रमुख जंतु क्या होते हैं? सर्प होते हैं, सांप, छिपकली, सियार, लोमड़ी, ठीक, इत्यादि। फिर देखिए अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी सेमी एरिड रीजन। देखिए ये ऐसे रीजन होते हैं जहाँ की जलवायु जो होती है वो समशीतोष्ण प्रकार की होती है ना। ना ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंड टाइप का, समशीतोष्ण समान। तो इसके अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं, देखिए हमारे भारत में आते हैं हरियाणा, पंजाब, अपना उत्तर प्रदेश, यूपी में लिख दे रही हूँ, मध्य प्रदेश, एमपी, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आने वाले जितने भी जलवायु है वो कैसी जलवायु कही जाएगी? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। वन कैसे पाए जाएंगे? तो वन पाए जाएंगे यहाँ पे पर्णपाती वन। पर्णपाती यानी कि ऐसे वन जहाँ के जो वृक्ष होते हैं
वो एक सीजन में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, यानी पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरा देते हैं, तो उनको बोलते हैं पर्णपाती वन। और यहाँ की भूमि कैसी होती है? उपजाऊ होती है। चलिए नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में मैंने बताया था ना कि केरल का जो रीजन होता है नीचे महाराष्ट्र से केरल तक का, तो उसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। वहाँ पे एक बेटा पहाड़ी है बीच में, तो उस पहाड़ी से ही हम वो डिसाइड करते हैं कि कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत है और कौन पश्चिमी घाट। तो मैंने आपको बताया था पिछले ही क्लास में कि भारत की जब आप भूमि देखेंगे, मैप देखेंगे बेटा, नीचे जो है इस तरीके से है, वी शेप्ड है ना। भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। तो यहाँ से बेटा एक पहाड़ी जाती है महाराष्ट्र से केरल तक। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी है बेटा, इसका जो इधर वाला रीजन है उसको बोलते हैं पूर्वी, और इधर वाला बोलते हैं पश्चिमी। ठीक, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो जब देखिए, और इधर क्या है, चारों ये तीनों तरफ जो है समुद्र है ना। तो जब यहाँ से समुद्री हवाएं उठती हैं, जैसे कि जब मानसून के सीजन में क्या होता है कि समुद्री हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो इन पहाड़ों से टकराती हैं और यहीं पे बरस जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पे ही बरस जाती हैं। यहाँ देखिए अरब सागर है। ठीक है, यहाँ जो है अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर बहता है और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तीन तरह से सागरों से घिरा हुआ प्रदेश है। तो अरब सागर से जब समुद्री हवाएं उठती हैं तो ये यहीं पर पहाड़ी से टकराकर, पश्चिमी घाट की पहाड़ी से टकराकर यहीं बरस जाती हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ वर्षा खूब होती है, तो वनस्पति और जंतुओं की काफ़ी अधिकता पाई जाती है, काफ़ी विविधता पाई जाती है। वनस्पतियाँ काफ़ी समृद्ध होती हैं यहाँ की, है ना। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी घाट में जो है महाराष्ट्र से केरल तक का जो किनारा है पश्चिमी घाट है, यहाँ वनस्पतियाँ कैसी हैं? समृद्ध हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं, घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है दक्षिणी प्रायद्वीप, यानी डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला बेटा, जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप जब इधर वाला भाग देखेंगे, साउथ वाला रीजन है ना, यहाँ, तो अभी मैंने बताया ना कि यहाँ से एक पहाड़ी जाती है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, है ना। यहाँ से क्या जाती है? एक पहाड़ी जाती है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो यहाँ देखिए बेटा, इस वाले भाग की बात कर रहा है, इंडिया के इस वाले भाग की बात कर रहा है। यहाँ इस तरह से गुजरात है और इधर आगे आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, इधर का रीजन मिलेगा। तो यहाँ से जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला, ये वाले पहाड़ी की बात कर रहा है, पहाड़ी नहीं भाग। ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीप इसको बोलते हैं। तो ये देखिए, भारत के कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे 42% पार्ट है। ये भारत का जितना भी जैव भौगोलिक क्षेत्र है उसका 42% भाग जो है कहाँ है? दक्षिणी प्रायद्वीप में है ना। और यहाँ के वन कैसे होंगे? पर्णपाती होंगे। वन कैसे हैं? पर्णपाती, शुष्क सदाबहार, सदाबहार वन, यानी कि जो हमेशा हरे रहते हैं, जहाँ पे पेड़ों की पत्तियां जो है नहीं गिरती हैं, है ना। और कहीं कहीं पे आपको कटीली झाड़ियां भी दिखेंगी। ठीक है, सदाबहार भी वन है यहाँ पे और अर्ध सदाबहार भी वन पाए जाते हैं। काफी विविधता यहाँ पे है, अलग अलग टाइप की आपको वनस्पति मिलेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार से जंतुओं में भी कई विविधता पाई जाती है ना। काफी बड़ा क्षेत्र आप देखिए, मैं तो यहाँ छोटे में दिखा रही हूँ, जब आप मैप देखेंगे काफी बड़ा क्षेत्र। यहाँ देखिए, यहाँ तमिलनाडु होते हुए, तमिलनाडु से और इधर ये कर्नाटक का पूरा भाग, आंध्र प्रदेश है ना। और यहाँ से एमपी जो होता है, यहाँ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र नहीं, एमपी यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। तो एमपी का थोड़ा भाग, थोड़ा सा आप पीछे देखिए,
झारखंड छत्तीसगढ़ वाला भाग जो है ये सभी कहाँ आ रहा है, सब दक्षिणी प्रायद्वीप में ही आ रहा है ना। इधर आपका आंध्र प्रदेश हो गया है ना, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये काफ़ी बड़ा भाग जो है कवर करता है। तो यहाँ पे इस लिखा गया है ना कि ये 42% भाग जो है कवर करता है। जितनी भी जैव विविधता भारत में पाई जाती है, अगर आप जैव विविधता को 100% कीजिए तो 100 में से 42% तो यहीं पर है, दक्षिणी प्रायद्वीप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गंगा का मैदान। अब देखिए गंगा के मैदान की बात कर रहा है, तो गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है। यूपी तो पूरे यूपी में गंगा नदी बहती है ना। उत्तराखंड से फिर सीधे वो यूपी में एंटर कर जाती है। तो यूपी से बंगाल तक का जितना भी क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, गंगा का मैदान कहलाता है ना। यूपी से लेकर यानी उत्तर प्रदेश से बंगाल तक का सारा एरिया क्या कहलाएगा, गंगा का मैदान, है ना। और यहाँ जो है वनों की कमी पाई जाएगी। क्यों वनों की कमी पाई जाती है, क्योंकि कृषि बहुत होता है ना। कृषि की बहुतायता के कारण वन कम पाए जाते हैं, उपजाऊ भूमि होती है। गंगा का तराई भाग है तो भूमि कैसी होगी, उपजाऊ होगी। अब नेक्स्ट है बेटा समुद्री किनारे यानी कि सी कोस्ट। तो समुद्री किनारे आप देख रहे हैं ना कि समुद्री किनारे जो है कहाँ पाए जाएंगे। भारत का जो भी दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पे क्या है, सीधे यहाँ गुजरात से लेकर गुजरात महाराष्ट्र, यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ गुजरात महाराष्ट्र लेकर यहाँ केरल, और इधर तमिलनाडु से लेकर ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक का जितना भी क्षेत्र है वो कैसा है, समुद्री है। तो समुद्री के किनारे जो कहेंगे कि कच्छ के मैदान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। कच्छ का मैदान कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। कच्छ के मैदान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का जो भी एरिया है वो कहलाता है समुद्री किनारा यानी सी कोस्ट। तो यहाँ पे वन कैसे पाए जाएंगे, यहाँ पे वन पाए जाएंगे मैंग्रोव टाइप के। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया है। वन कैसे होते हैं, मैंग्रोव, है ना। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है जहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष उगते हैं, ठीक है, सुंदरवन पाया जाता है। तो ये सुंदरवन जो है ये ये डेल्टा होता है, उस पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों पर बना है डेल्टा ये, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। तो यहाँ पे जो जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो है वनों की यहाँ पे बहुलता है ना। तो इसे बोलते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, सुंदरवन। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए बेटा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का आप मैप देखेंगे, आपकी बुक में भी मैप बना होगा, तो आप देखेंगे कि जो उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना। कौन कौन से आएंगे राज्य इसमें, भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा मणिपुर के बाद नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के क्षेत्र, ठीक है। देखिए मेघालय के आसपास ही एक क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम है मसिनराम। कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, मसिनराम। तो यहाँ पे बेटा विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये विश्व का, है ना। मसिनराम कहाँ है, चेरापूंजी के पास। मेघालय, चेरापूंजी, मसिनराम ये सब आसपास का ही रीजन है।
तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा होगी तो वन कैसे होंगे? सदाबहार वन होंगे, सदाबहार वन होंगे। ठीक है, तो जीवों में भी क्या होगी? जीवों में भी काफ़ी विविधता पाई जाएगी, यानी अनेक प्रकार के जीव पाए जाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं वहाँ पे क्या होंगे? अपेक्षाकृत क्योंकि अधिक नमी है, अधिक वर्षा है, तो वन कैसे होंगे? सदाबहार होंगे और जैव विविधता भी काफ़ी रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। फिर देखिए द्वीप समूह, यानी आइसलैंड की बात कर रहा है, तो भारत के 2 द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो है पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी दिशा में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप जो है अरब के सागर में है, भारत में। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, ये जो नीचे वाला जो भाग है भारत का, प्रायद्वीपीय भाग जो है नीचे का, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ है अंडमान निकोबार पाया जाता है। द्वीप है, कई द्वीपों का समूह है, मैं यहाँ ऐसे लंबे से बना दे रही हूँ, लेकिन है बेटा ये कई द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीपों का ये समूह है। यहाँ पे छोटे छोटे कई द्वीप जो है यहाँ पे ऐसे से रहते हैं, है ना। ये अंडमान निकोबार है, इसी तरह से लक्षद्वीप भी है यहाँ पे, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप है अरब सागर में। तो इन क्षेत्रों में देखिए यहाँ के जो वन होते हैं ये उष्णकटिबंधीय प्रकार के होते हैं, और जैव विविधता भी बहुत होती है। यहाँ पे वन कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय। जैव विविधता भी काफ़ी पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जैव विविधता के हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हॉट स्पॉट क्या होता है? तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जैव जातियों से अधिक परिपूर्ण होते हैं, यानी कि यहाँ पे जीवों की जातियों की काफ़ी संख्या पाई जाती है ना, और एक नियत विपत्ति के अंतर्गत है, यानी इस पर जो है एक खास तरीके से विपत्ति यानी कि उन पर एक खतरा मंडरा रहा है नष्ट होने का, है ना। तो वही कह रहा है कि एक नियत विपत्ति के अंतर्गत है। नॉर्मन मेयर की बात की जाए तो नॉर्मन मेयर जो हैं एक साइंटिस्ट हैं, 1988 में इन्होंने जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स की संकल्पना की थी। तो आप से ये पूछा जा सकता है कि हॉट स्पॉट ये टर्म किसने दिया था? तो आप कहेंगे नॉर्मन मेयर ने, है ना। देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत विश्व के जैव विविधता का लगभग 8% अंशदान करता है, यानी कि विश्व में जितनी जैव विविधता पाई जाती है उसमें भारत का जो है पार्टिसिपेशन है केवल 8%, है ना। यद्यपि विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4% ही भारत में है ना। यानी कि ये लाइन जो है ये कह रही है कि विश्व में जितना भी स्थलीय क्षेत्र है ना, जितना भी स्थलीय क्षेत्र है उसका केवल 2.4% भाग ही भारत में है। लेकिन ये अगर जैव विविधता की बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए, तो 8% डाइवर्सिटी संपूर्ण विश्व का भारत में पाया जाता है। फिर देखिए जो भारत के जो डाइवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उभयचर जान रहे हैं, ऐसे जंतु जो कि जल और स्थल दोनों पे रह सके, है ना। इसी प्रकार से सरीसृप, रेप्टाइल्स वर्ग, उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, स्तनधारी यानी मैमल्स, तितलियां यानी कि बटरफ्लाइज, और विभिन्न प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स से ये जो है समृद्ध क्षेत्र होता है, हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग देखिए हॉट स्पॉट की पहचान के लिए प्रमाण। इसमें पहला देखिए स्थानीय जातियों की संख्या, मतलब कैसे आप पहचाने करेंगे? तो स्थानीय जातियों की संख्या से, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे जो पहले से पाए जाने वाले जो जातियाँ हैं उन जातियों की संख्या, देखिए लिखा भी है, जो उसी स्थान में रहती हो, कहीं बाहर नहीं, केवल उसी स्थान पर रहती हो और काफ़ी समय से रह रही हो, है ना। और संकट की डिग्री, यानी उन पर जो है कितना संकट है, कितनी उनकी प्रजातियां जो है लुप्त हो चुकी हैं, कितनी बची हैं, ये ज्ञात करना। तो इससे जो है पता चलता है कि हॉट स्पॉट
को इस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया जाए या फिर नहीं, है ना। हॉटस्पॉट से समझ लीजिए यानी कि संरक्षित क्षेत्र। देखिए ज्ञात हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या है 34। कहीं कहीं किसी किसी बुक में हो सकता है 35 भी दे दिए, तो डाटा ये जो है चेंज होते रहते हैं, तो आप इससे जो है घबराइएगा नहीं। तो हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे दी हुई 34। इन 34 हॉटस्पॉट्स में से 15 जो है वो होते हैं उष्णकटिबंधीय वनों से, ठीक है, उनको जो है लिया गया है उष्णकटिबंधीय वनों से। 5 जो क्षेत्र हैं उसको लिया गया है मेडिटेरियन प्रकार के क्षेत्रों से, और जो इसके अलावा जो अन्य हैं क्षेत्र उसको जो है आइसलैंड में जो द्वीप समूह है उनमें रिपोर्ट कर दिया गया है, उनमें जो है विभाजित कर दिया गया है। देखिए लगभग 20% मानव आबादी जो होती है वो इन्हीं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बसी हुई है। देखिए हॉटस्पॉट भी कई प्रकार से विभाजित किए गए हैं। से पहला है पूर्वी हिमालयी हॉट स्पॉट। तो पूर्वी हिमालय देखिए ये उत्तर पूर्वी भारत से भूटान तक का जो क्षेत्र है उसे कहा गया है पूर्वी हिमालयी हॉट स्पॉट, और ये विशेष रूप से कुछ स्थलीय पौधों से ही समृद्ध है, जो यानी कि वहाँ पे स्थली में जो पौधे पाए जाते हैं वो काफ़ी वहाँ पे विविधता है, इसमें काफ़ी वो समृद्ध हैं। पश्चिमी हॉट स्पॉट, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट में देखिए सदाहरित वन पाए जाते हैं, और ये जो वेस्टर्न घाट है ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल वाले राज्यों में लगभग ये फैला हुआ है ना। और देखिए 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। और इनमें देखिए पश्चिमी घाट में जैव विविधता के 2 मुख्य केंद्र हैं। एक है अगस्त्यमलाई की पहाड़ी, अगस्त्यमाली लिखा हुआ है तो सही है, अगस्त्यमलाई भी आपको दिख सकता है आपकी बुक में। अगस्त्यमाली की पढ़ाई या फिर पढ़ाई नहीं बेटा पहाड़ी है ना, या फिर शांत घाटी साइलेंट वैली। साइलेंट जो वैली है ये पाया जाता है केरल में, है ना। शांत घाटी कहाँ है? केरल में, याद रखिएगा। इसी तरीके से उत्तराखंड में पाई जाती है फूलों की घाटी, याद रखिएगा। थर्ड हॉटस्पॉट है भारत का पूर्वी बांग्लादेश, मलेशिया, उत्तर पूर्वी भारत के समृद्ध क्षेत्र। जितने भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी भी बताया ना आपको, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर वाला जो क्षेत्र था, है ना, मेघालय, नागालैंड, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र जो हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यह भूटान से म्यांमार तक फैला हुआ है। देखिए कहीं कहीं हॉटस्पॉट जो है कभी कभी पूछता है कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो कहीं कहीं आपको ये डाटा मिल सकता है 3, है ना, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इंडो बर्मा, कहीं कहीं आपको 4 भी लिखा दिख सकता है। तो ये जो है आप इसे थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा कि नया